ये सर। तो कहाँ तक जरा याद दिलाइए, कहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था? लेक्चर, प्रॉब्लम्स नहीं, लेक्चर्स लास्ट में, याद है? ये सर। सर लास्ट जो किया था वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का किया था सर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और उस पे सर उसके बाद प्रॉब्लम्स ही चली थी रैंक नलिटी थ्योरम पे। नहीं नहीं, हो उसमें अ, और क्या क्या बताया था, जरा याद करिए। शायद वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये सर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बता दिया था। ये सर। और रैंक नलिटी थ्योरम भी हो गया था। ये सर। देखिए ध्यान से। पीयूष है कि नहीं? पीयूष तो है शायद। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीयूष। याद दिलाइए जरा, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट लेक्चर? सर यही हुआ था सर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन वगैरह। सर रैंक। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही लास्ट था। यस सर। अच्छा। ये ये सर। इनवेरियंस अंडर लीनियर ऑपरेटर बताया था। नो सर। चलिए, नो सर। इनवेरियंस अंडर लीनियर ऑपरेटर। तो ये क्या होता है? इनवेरियंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, इफ VF be a vector space, V a vector space, या फील्ड है, एंड if T is a linear operator, on VF, T इस पे एक लीनियर ऑपरेटर है, then a subspace, then a subspace W of V is said to be invariant under linear operator T if T of W is subset or equal subset of W. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू W, T अल्फा बिलोंग्स टू W। कुछ ऐसे समझिए, इनवेरियंस का मतलब क्या हुआ? इनवेरियंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये वेक्टर स्पेस है ओवर है, और आप एक मैपिंग लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं, T फ्रॉम V टू V, और इसका कोई सबसेट ले लिया जाए W,
तो जो इसकी इमेज होगी, इमेज टी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, या तो डब्ल्यू हो जाएगी एग्जैक्ट, या थोड़ा सा या उसका सबसेट होगी। ये हो रही है बात कि मतलब लीनियर ऑपरेटर यूज करने पर भी ये सब स्पेस चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसे इनवेरियंस अंडर लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। क्यों हितेश? यस सर। मतलब कि आपने डब्ल्यू पे, सब स्पेस पे आपने टी ऑपरेट किया, लेकिन ये फिर भी डब्ल्यू ही रहा, या डब्ल्यू का सबसेट रहा। यस सर, इनवेरिएंट मतलब नो चेंज। हाँ, चेंज नहीं हुआ, मतलब सब स्पेस चेंज होकर के कुछ दूसरा सब स्पेस नहीं बना, तो यस इसे सर। कहते हैं इनवेरियंस ऑफ। तो ये डिफिनीशन है, टी डब्ल्यू इज सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ डब्ल्यू, मतलब ऑपरेट करने पर भी वो चेंज नहीं हुआ। मतलब कुछ लोग तो टी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है, यस सर। मतलब प्रॉपर यही है, टी डब्ल्यू इज सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ डब्ल्यू। यस सर। ठीक है, ये फिगर भी समझ में आ गया होगा। फिगर आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये टी ऑफ डब्ल्यू है, तो या तो डब्ल्यू हो जाएगा या उसका सबसेट रहेगा। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि if t from R3 to R3 is a linear operator, given by R3 as usual है txyz is equal to x plus y, x minus y and फाइव जेड। Then which of the following following subspace of R3 are invariant under T? आपको बताना है invariant under T। पहला है एक, तो आप ले लीजिए W1 जो कि है 0 0 Z such that Z is रियल नंबर। तो ये बताइए इनवेरिएंट है या नहीं? कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, है सर। कैसे निकालेंगे? सर ऊपर वाली मैपिंग में पुट करेंगे ना सर, तो सर होगा सर ये इसमें हम टी ऑफ जीरो 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 जेड। निकालेंगे, तो टी ऑफ 0 0 Z निकालेंगे तो आएगा क्या? 0,0,5 जेड। 5 Z।
ठीक है, अब स्टिल जेड कोऑर्डिनेट आया हमारे पास, जेड यहाँ पे रियल नंबर है, तो इसका मतलब दिस इज अगेन बिलोंग्स टू W1। क्यों? यस सर। W1, या मैं ऐसे उसके इस फॉर्म में लिखूं, ठीक है, implies TW1 is इक्वल टू, इक्वल है कि सबसेट है? बोलिए। सबसेट होगा सर। सबसेट दोनों लिख दीजिए। क्यों? ऑफ, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? ऐसे लिख दूं? यस सर। मतलब मुझे दिख गया कि इनवेरिएंट है, ठीक है, W1। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा इसी का यही लिखना चाहिए मुझे, तो एक्सप्लेनेशन हो गई। दूसरा लिया जाए, W2 लिया जाए कुछ इस तरह से, जेड कोऑर्डिनेट हटा दिए जाए, तब क्या होगा? एक्स वाई जो है रियल नंबर्स हैं। अब बताइए इनवेरिएंट W2 इनवेरिएंट है या नहीं? बस सिंपली टी ऑपरेट कर दीजिए, टी ऑपरेट करिए, टी ऑफ एक्स वाई 0 निकालिए, तो आपको दिखेगा है नहीं होगा सर। टी ऑफ एक्स वाई 0 निकाला जाए, देखा जाए, तो क्या आएगा? ये आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 0। ठीक है, दिस इज अगेन बिलोंग्स टू W2। यस सर। यूज सॉरी सर, वो सो जाते हैं बीच बीच में, है? तो इसका वो मतलब ये अगेन, ये जो है इनवेरिएंट है। क्यों यस। देश? यस सर। तो अगेन ये इनवेरिएंट है, ये भी इनवेरिएंट हो गया, ये भी इनवेरिएंट हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, W3 इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिखा जाए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए, जेड कोऑर्डिनेट को ऐसे रहने दीजिए। अब जरा देखिए, मतलब वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इनवेरिएंट होगा? ये नहीं होगा सर। सर नहीं होगा ये। दिख गया होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सेकंड। इसका रीजन क्या हुआ? सोनू, सोनू है कि नहीं? सोनू थे तो। यस सर। सर इसमें सोनू, सेकंड इसका रीजन क्या हुआ कोऑर्डिनेट में सर फिर एक्स भी आ रहा है कि ना अगर, साथ में। हाँ मतलब सेकेंड यस सर। कोऑर्डिनेट आपको एक्चुअली 0 चाहिए। यस सर। ठीक है, दिस इज नॉट इनवेरिएंट। ओके, चलिए बस यही बताना है आपको। अगर मान लीजिए कि कुछ थोड़ा सा कुछ तिकड़म लगाया जाए, कुछ इस तरह का कुछ किया जाए, all those vectors, all those vector, गलत लिख रहा हूँ, इसे लिखना चाहिए W4, all those vectors such that x plus y minus z
या इसमें -2z इक्वल टू 0। आप बताइए। मतलब आपको x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, उसमें फिर एज यूजुअल आप टी एक्स वाई जेड निकालेंगे आप। तो टी एक्स वाई जेड अगर आप निकालें तो ये आएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 5z। तो अगर आप यहाँ से देखें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x प्लस वाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट लेना है हमको, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना? यस सर। क्यों? और ये 0 आना चाहिए। ठीक है, आएगा 0। x प्लस एक्स से नहीं आएंगे। तो ये आएगा आपका 2x, ये y तो कैंसिल हो गया, और 2x माइनस 10z। दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। मतलब फॉर एवरी x एंड z ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इनवेरिएंट नहीं है। क्यों? यस सर। ये कैसे लिया आपने, समझ में आया? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, और ये सम जो है 0 आना चाहिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था कि जिसमें कि आपको बताना था कि कौन इनवेरिएंट है कौन नहीं है, तो जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इनवेरिएंट का वो थोड़ा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कुछ हम लोग और बात करें। क्लियर कर देते हैं। जैसे आपको ये पता है कि जो है R3 जो है उसे हम लिख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्ट सम ऑफ R2 प्लस R1। ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों, कोई बोलेगा? नो सर, हितेश, नहीं है सर ये। यस सर। ये लिख सकते हैं ऐसे? सर R3 को डायरेक्ट सम कैसे लिखेंगे? बताइए, आपको R3 को R2 प्लस R1 लिख सकते हैं? ये R1 लिख, R1 नहीं, ऐसे लिखो। अब बोलिए, R2 प्लस R ऐसे लिख सकते हैं क्या कुछ? पीयूष, नहीं लिख सकते सर। क्यों? R2 सर इसका सब स्पेस ही नहीं है। R2 इसका सब स्पेस नहीं है। यस सर, R भी नहीं है सर। ठीक है, तो हमें इसे कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? R3 को हम ऐसे लिखें, हम ऐसे लिखें, R3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 प्लस W2 where W1 is equal to XY0, मतलब कि XY प्लेन, और W2 is equal to Z एक्सिस, 0 0 Z, Z एक्सिस। अब लिख सकते हैं नहीं? यस सर। यस सर।
मतलब हम इस तरह नहीं लिख सकते, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं। डन। अब जैसे यहाँ पे जो हमारे पिक्चर ड्रॉ हुआ, कुछ ऐसे हुआ। एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिया जाए एक्स वाई जेड, और इसको एक्स वाई जेड है ये, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले हमें एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्यों? ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमें पहले एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वाई एक्सिस पे हमें वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और उसके बाद हमें जेड डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यही होता है ना, एक्स वाई जेड, तब इस पहुंचेंगे इस पॉइंट तक। यस सर। यस सर। यही बात है ना, कि पहले हम एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करें, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस पे हम वाई डिस्टेंस, और फिर उसके बाद जेड डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करें, ठीक है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट का प्रोजेक्शन क्या होगा एक्स वाई प्लेन पे? इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई कॉमा 0। एक्स वाई का 0, ये कोऑर्डिनेट होगा ना एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करिए आप लोग, एग्जाम्पल। फाइंड ए लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर find a linear operator T on R3 where R which projects every vector of R3 upon its subspaces W1 spanned by 1 1 1 1 1 2, ठीक है। along its
सबस्पेस W2 spanned by 1 to 0। आपको लीनियर ऑपरेटर बताना है। T on R3 which projects every vector of R3 upon its subspaces W1 along its subspace W2 this। तो आपको बताना है लीनियर ऑपरेटर क्या होगा। कैसे बताया जाए, कोई एक आइडिया दीजिए। आपको 3 वेक्टर्स तो दिख रहे हैं। एक तो 1 1 1 और एक 1 1 2। एक 1 to 0। अगर आप चेक करिए तो ये LI है कि नहीं है, पहले बताइए। चेक करिए जरा। LI है। LI है सर। सर LI है। वैसे जरूरत नहीं थी चेक करने की, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस ही किया था डायरेक्ट सम के फॉर्म में। तो पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हम कोई वेक्टर लें और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। सही है। अल्फा 1 1 1 प्लस बीटा 1 1 2 प्लस गामा 1 2 0। एग्री। पहले कोई वेक्टर लें और हम इससे लीनियर कॉम्बिनेशन में, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको एक्सप्रेस करें। एक्स वाई जेड को इस तरह एक्सप्रेस करें। अब यहां पे टी ऑफ जो लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम R3 टू R3 over R is given by T of x y z कितना है इधर बताइएगा आप। T of x y z T of x y z जरा बताइए तो कितना आएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। सर हम्म। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। पूछिए पूछिए। सर पहले आपने बोला ना कि ये LI है या नहीं। नहीं, ये तो ऐसे पूछा, जरूरत नहीं नहीं थी नहीं वैसे। सर, जरूरत ये नहीं थी चीज क्यों वैसे। बोली आपने कि जरूरत नहीं है।
जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अभी आपने एक फिगर ड्रा किया था कि R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, डायरेक्ट ये सम सर, था ना। ये सर। तो तो जो W1 है और जिससे W1 स्पेंड हो रहा है, ये ठीक है, सर। और जिससे W2 स्पेंड हो रहा है, तो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, मतलब जो ओके वेक्टर्स ओके। हैं, क्योंकि वो उनकी बेसिस है ना वो। ये सर, ठीक है। सर टी ऑफ एक्स वाई जेड भी हो जाएगा अल्फा टाइम्स टी ऑफ 111 प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ 112 एंड प्लस गामा टाइम्स टी ऑफ 120। नहीं तो आएगा कितना? एक मिनट सर। कैसे निकलेगा ये बताइए पीयूष। कहाँ चले गए पीयूष? यस सर। पीयूष, टी ऑफ एक्स वाई जेड कितना आएगा? सर जो हम्म। W2 है सर, वो W1 का सबस्पेस है। क्या चीज? जो सर जो W2 है वो W1 का सबस्पेस है। मुझे सर क्वेश्चन की जो ये लाइन है सर, इसके मतलब कंफ्यूजन लग रही है सर। क्या कंफ्यूजन हो जाता है आपको? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा। तो सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, जैसे पहले आपने प्रोजेक्शन किया वही है, सिंपल। ये सब तो W1 और W2 दोनों सब स्पेसेस ही हैं। W2 सर R3 का ही सबस्पेस है या फिर सर W1 का है सर? हम्म। W2 सर W1 का सबस्पेस है। चेक करिए, ये तो चेक कर सकते हैं आप। W2 जो है W1 का सब स्पेस है कि नहीं है? नहीं है सर। ये- कैसे निकले, कुछ आइडिया तो दीजिए आप लोग। सर कौन बोला? कोई बोला? सर इसको हम टी ऑफ एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड पे मैप नहीं कर सकते, क्योंकि सर W1 और W2 का जो सर डायरेक्ट सम है वो तो सर R3 है ना। हम्म। तो सर इसका मतलब सर जो वेक्टर्स है वो R3 पे मैप होने चाहिए। R3 मैप हो गया, चलिए। यस सर। तो वो तो लिख ही रहा है R3 टी फ्रॉम R3 टू R3। जैसे जैसे टी ऑफ एक्स वाई जेड को अगर हम इक्वल टू एक्स वाई जेड ले ले। एक्स वाई जेड ले लें? यस सर। क्यों एक्स वाई जेड ले लें? कुछ भी क्यों ले लें, ये बताइए। आपको लीनियर ऑपरेटर बताना है, आपको W1 दिया है, W2 दिया है। चलिए दिमाग लगाइएगा फिर बताइएगा। क्यों, जल्दी से। बीच में कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था। अंशिका तो नहीं बोल रही थी? हम्म। अंशिका बोल रही थी? मैंने बोल दी थी। कोई बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल के चुप हो गया।
कैसे निकाला जाएगा, इसका कुछ तरीका तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो एक क्लू मिलना चाहिए। भूल ही नहीं आप। हितेश, सर इतना तो ये क्वेश्चन से तो क्लियर हो गया ना कि R3 to R3 ही होगा, क्योंकि यहीं हाँ पे हाँ, बोला है। तो R3 to R3 है, वो लीनियर ऑपरेटर ये सर। निकालने के लिए कह ही रहा है आपको। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको लीनियर ऑपरेटर बताना है क्या होगा। सर क्वेश्चन का मतलब सर यही है ना कि जैसे जो मैपिंग है सर, हम्म जो सर रेंज होगी या तो W1 का वेक्टर होना चाहिए या W2 का। हम्म। सर क्वेश्चन का मतलब यही है ना। क्वेश्चन का मतलब वही है, मतलब प्रोजेक्शन से मतलब है, मतलब प्रोजेक्शन है। जैसे कह रहे हैं ना कि फाइंड ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन R3 which projects every vector of R3। ठीक है, which projects every vector of R3 upon its subspaces। आपको वो लीनियर ऑपरेटर बताना है जो R3 के हर वेक्टर को वो प्रोजेक्ट कर दे W1 या W2 पे। आया कोई आइडिया? सर ये अगर W2 पे प्रोजेक्ट होगा तो इसका तो Z कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। लेकिन मतलब एक्स प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई, ये सर। मतलब एक्स वाई के अलोंग प्रोजेक्शन। ये सर। हाँ, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, बताइएगा। मुझे जरा ये बताइए आप लोग कि लीनियर फंक्शनल के बारे में जरा बताइए आप लोग, जो थोड़ा बहुत जानते हैं। पीयूष, यस सर। लीनियर फंक्शनल के बारे में थोड़ा बताइए। सर ए मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस ओवर हम्म इट्स फील्ड। हम्म। सर ऐसी मैपिंग सर जो भी ओवर ऐप से ऐप पे चला जाए, मतलब उसकी फील्ड पे। मतलब लीनियर फंक्शनल का आप कहने का मतलब है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यस सर। ठीक है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू, या फिर इस तरीके से। यस सर। तो ये तो वेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए, यस ऐसे नहीं सर। लिख, ऐसे लिखना चाहिए शायद, क्यों? यस सर। यस सर। हम्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V to F is known as a linear functional, linear
functional on vector space V over F। कोई एग्जांपल दीजिए लीनियर फंक्शनल के। कोई भी जनरल एग्जांपल लीनियर फंक्शनल का। सर टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पहले टी ऑफ ऐसे R3 टू R3 ओवर R ओवर R ऐसे बोलेंगे ना फिर। यस सच सर। दैट T of XYZ is equal to 2x plus 3y plus 4z। ठीक है, ये लीनियर फंक्शनल है ना। यस सर। ये लीनियर फंक्शनल is a linear functional अब अगर आपसे बात करें ड्यूअल स्पेस के बारे में, लीनियर फंक्शन बस ऐसे इंट्रोड्यूस करना था ड्यूअल स्पेस के बारे में। तो ड्यूअल स्पेस क्या होता है? और इसे कॉन्जुगेट स्पेस भी कहते हैं। कॉन्जुगेट स्पेस और वेक्टर स्पेस। ड्यूअल स्पेस क्या हुआ? ये तो लोग जान, फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? पीयूष, पीयूष ही है कि और कोई भी है? पीयूष, ड्यूअल स्पेस क्या होता है? यस सर। सर याद नहीं आ रहा सर अभी। याद नहीं आ रहा है, चलिए इन लोगों को तो याद होगा। फंक्शन एनालिसिस बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत प्रेजेंटेशन दिए हैं लोग। कात्यायनी, यस सर। ड्यूअल स्पेस बताइए। सर वो सेट ऑफ ऑल द लीनियर फंक्शन ऑन अ वेक्टर स्पेस। ठीक ठीक, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो लीनियर फंक्शनल का ही सेट होता है जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यस सर। गुड गुड। द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल फंक्शनल्स कह सकते हैं या स्केलर्स कह सकते हैं, या स्केलर वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल लीनियर फंक्शनल्स on vector space over F is called dual space। dual space of EF मतलब लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और उसे हम ड्यूअल स्पेस बोलते हैं। इसको अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं कुछ लोग। इट इज डिनोटेड बाय कुछ तो डैश लगाएंगे, कुछ इस पे स्टार लगाएंगे, या कुछ इस पे
कैप लगाते हैं, और दिस इज V स्टार इज गिवन बाय defined as the set of all the linear functionals the set of all the linear functionals इसको ऐसे बोलते हैं L VF FF, ये है नोटेशन इसका। तो ये है ड्यूअल स्पेस। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ड्यूअल स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है, और इसका डायमेंशन वही होगा जो वेक्टर का, जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा। मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर आपका VF इज ए वेक्टर स्पेस, then V star F is also a vector space, and dimension of vector space is equal to dimension of its dual space। इसको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेगा कोई? इसको बताना होगा कैसे कोई प्रूफ करेगा? देखिए, V स्टार इज इक्वल टू क्या है? इसको ऐसे लिखा जाता है L ऑफ VF FF, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और डायमेंशन ऑफ आपको पता होगा ये, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इधर डायमेंशन ऑफ VF इंटू डायमेंशन ऑफ FF। ये पता है कि नहीं? थ्योरम बताया होगा मैंने। तो ये इसका, ये तो 1 है डायमेंशन, तो इसका मतलब ये डायमेंशन ऑफ V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ड्यूअल बेसिस कैसे निकालेंगे? पीयूष पढ़ा है कि नहीं? सर पढ़ा तो है, पर ड्यूअल बेसिस निकालना, बस आइडिया देना है ड्यूअल बेसिस निकालने का। तो ड्यूअल वेक्टर स्पेस पढ़ लिया तो ड्यूअल बेसिस भी पता होना चाहिए। ड्यूअल बेसिस भी पता होना चाहिए। चलिए ऐसे एग्जांपल से बस बता दीजिए कि बस ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। सर जैसे ड्यूअल बेसिस का मतलब द बेसिस ऑफ द ड्यूअल वेक्टर स्पेस, basis of dual space of VF, क्या कह सकते हैं? दैट इज basis of V स्टार F। जैसे
एक एग्जांपल से पूछूं आपसे, ज्यादा ठीक रहेगा। फाइंड द ड्यूअल बेसिस, फाइंड द ड्यूअल बेसिस, ड्यूअल बेसिस बतानी है आपको। ऑफ P1R, P1R तो पता है, यस सर। with respect to, with respect to, respect to ordered basis of, ordered basis of P1R as 1 plus x 1 minus 2x। अब इसका ड्यूअल बेसिस बताना है आपको। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ऐसे ही आप इस एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आइडिया भी हो जाएगा कैसे निकालना है। एक बी दिया है, बी इज इक्वल टू F1 F2 F3, बी ड्यूअल बेसिस, बी ए ड्यूअल बेसिस, basis of R3 over R with respect to ordered basis of R3 as B with respect to R3, बेसिस जो है इसका 1 1 1 1 1 2 1 2 0, ये 1 2 0 है। देन if ABC is coordinate of linear functional क्या है, fxyz is equal to 2x plus 3y minus 4z with respect to given ordered basis, given ordered basis P of R3 over R R3 स्टार बताना है एक्चुअली। तो आपको ABC की वैल्यू बतानी है, A इज इक्वल टू वाट, B इज इक्वल टू वाट और C इज इक्वल टू वाट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है आपको कि आपको बेसिस दिया है ड्यूअल बेसिस
R3 with respect to ordered basis of R3 as this much, then it's ABC. If ABC is coordinate of linear functional, fxyz 2x या 2x है प्लस 3y माइनस 4z विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो आपको ABC बताना है, ABC क्या होगा? सर बेसिस का जो थर्ड वेक्टर है सर वो 1 2 0 है। हाँ 1 2 0। अभी इसके पहले किया आपने इसी तरह से किया नहीं शायद? अभी तो चेक कर रहे थे, एक नहीं कर रहे थे? यस सर वही तो था। ड्यूअल का ड्यूअल ले लें, सेकंड ड्यूअल जिसे कहते हैं आप, सेकंड ड्यूअल। ये आप लोग एलपीपी में भी किया होगा, ड्यूअल स्पेस पढ़ा होगा, ड्यूअलिटी। एलपीपी में भी ड्यूअल पढ़ा है यस सर पीयूष? यस सर। ड्यूअल एलपीपी में क्या डिफिनीशन है ड्यूअलिटी की? याद है कि नहीं, कुछ आइडिया पीयूष? यस सर। ड्यूअल याद है कि नहीं एलपीपी में? सर नहीं याद है? नो सर। अरे every LPP is associated with another LPP and the another LPP is called dual, ड्यूल और जो ओरिजिनल होता है उसे हम प्रीमियल प्राइमल, प्रीमियल नहीं प्राइमल, यस सर। प्राइमल। और ड्यूअल ऑफ ए गिवन LPP is a LPP again, मतलब प्राइमल अगेन। तो ड्यूअल ऑफ, तो एक में से बीच में याद आ गया ड्यूअल। तो ड्यूअल स्पेस ऑफ ड्यूअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, या इसे सेकंड ड्यूअल भी कहते हैं, सेकंड ड्यूअल स्पेस, सेकंड ड्यूअल स्पेस। नहीं, अब सोचने वाली बात है, सेकंड ड्यूअल कैसे डिफाइन करेंगे? इसे ऐसे V स्टार डबल स्टार ओवर F, या ऐसे नोट करिए डैश डैश F। सेकेंड ड्यूअल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? ड्यूअल ऑफ ड्यूअल कैसे लें? मैं आप लोग को ये देता हूँ काम करने के लिए ना, इसको डिफाइन करिएगा, ठीक है? थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे आप लोग, इसको डिफाइन करिएगा, ठीक? डिफाइन करना क्या है, मतलब आपको डिफिनीशन दी होगी उसे आप पढ़िएगा,
ठीक है, तो आपको सेकेंड ड्यूअल तक छोटा छोटा चीज जो था ये मतलब बीच बीच में छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक टर्म और आता है जिसे हम इनहिलिटर कहते हैं। सुना है किसी ने इनहिलेटर? कोई बोल ही नहीं रहा है, एकदम शांत हो गए। यूज सर एक तो सर वो होता है ना जो उसमें आता है सर, काइले हैमिल्टन थ्योरम में। नहीं नहीं, ये इनहिलेटर अभी हम लीनियर अलजेब्रा में ही हैं। इनहिलेटर सुना इसको? तो देखिए अभी मैंने सर रिंग थ्योरी में सुना था ये। रिंग थी, हाँ यस, रिंग थ्योरी में सुना। एक्चुअली है यही क्या? ये सर क्योंकि लीनियर फंक्शनल की बात हो रही है, ड्यूअल स्पेस की बात हो रही है, तो एनिलेटर की बात होनी मस्ट है। तो ये जो अभी जो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि थोड़ा सा चीज़ है, एक बार देखिए क्या था कि एक तो मैंने आपको बताने की कोशिश की इनवेरिएंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक। दूसरा तो जान गए आप। दूसरा ये प्रोजेक्शन था, ठीक है, ये प्रोजेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, प्रोजेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा लीनियर फंक्शनल क्या होता है, और द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये लीनियर फंक्शनल वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है जिसे आप ड्यूअल स्पेस कहते हैं। तो अब जब ड्यूअल स्पेस की बात आई तो ये हुआ कि इसकी बेसिस अगर आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? ड्यूअल स्पेस की बेसिस निकालिए, क्योंकि डायमेंशन भी तो उसका वही होगा जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा। और अगला था कि ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, तो ड्यूअल ऑफ ड्यूअल अगेन जो है वेक्टर स्पेस आ जाएगा, ठीक है, या सेकेंड ड्यूअल। कैसे डिफाइन करना है ये देखिएगा, मैंने ये कहा आपसे। और नेक्स्ट इसी कड़ी में जो है आपको एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एनिलेटर। इस पे क्वेश्चन कभी आते नहीं, मतलब कभी कोई ठिकाना नहीं, मतलब कब पूछ दे, मतलब कभी पूछा नहीं जाता जनरली, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। तो एनिलेटर पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा सा देखिएगा, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं हम लोग ना। थोड़ा सा आपको कई सारे काम दे दिए मैंने, यस सर। कई सारा काम दे दिया एक तरह से। ओके सर।